लेटर वैदिक सोसाइटी कुछ चीज़ें रिन्यू करेंगी और कुछ चीज़ें चेंज करेंगी। अगर हमें वैदिक सोसाइटी के बारे में जानकारी है, हम उसको दो तरह से देख सकते हैं कि लेटर वैदिक सोसाइटी में को कंटिन्यू किया और किन चीज़ों में चेंजेज है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो प्री वैदिक एज की सोसाइटी में हमने सबसे पहली बात किसके लिए करी थी? फैमिली की बात करी। और फैमिली में अगर हम फैमिली को बेस बनाएं और यहाँ दो बातें लिखें, तो हम कहें कि प्री वैदिक एज और इसको हम कहें लेटर वैदिक एज। तो प्री वैदिक एज की सोसाइटी कैसी थी? नेचर वाइज पैट्रियार्कल। प्री वैदिक सोसाइटी में फैमिली कैसा था? नेचर वाइज पैट्रियार्कल था। और लेटर वैदिक एज में सोसाइटी कैसा रहा? पैट्रियार्कल ही बना रहा। तो नेचर ऑफ द सोसाइटी क्या रहा? नेचर ऑफ द फैमिली क्या रहा? वॉज पैट्रियार्कल एंड इट कंटिन्यूड इन लेटर वैदिक एज ऑल्सो। फैमिली रिमेन पैट्रियार्कल, है ना। दूसरा चीज फैमिली के बारे में हमने क्या जाना कि साइज ऑफ फैमिली वॉज वेरी बिग इन प्री वैदिक एज, बट इन लेटर वैदिक एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड। जैसे अभी अभी हम लोग का फैमिली का फीलिंग क्या है? हम लोग परिवार किसको कहते हैं? केवल पैटर्नल साइड को कहते हैं। मैटरनल साइड को बहुत कम लोग फैमिली कंसीडर करते हैं। हालांकि फैमिली जितना पिता की ओर से है उतना ही माता की ओर से भी। बस ये भ्रम हम लोग के दिमाग में बैठा है क्योंकि हम बहुत पितृसत्तावादी सोच के लोग हैं, इसलिए हम माता की तरफ से नहीं मानते। तो यहाँ पे तो माता और पिता दोनों की तरफ से समाज 3 से 4 पीढ़ियों का सोसाइटी एक साथ रहता था। 3 और 4 स्टेजेस ऑफ फैमिली दर लिविंग ऑल टुगेदर। माता और पिता दोनों की तरफ लोग रहते। लेकिन इस सोसाइटी में क्या हुआ? केवल तो कुल समझा गया, वो केवल पिता के वंश को ही कुल समझा गया। जैसे यहाँ पे कुल होता था, उसका अधिकारी कुलप होता था ना। यूनिट बताई थी हमने सोसाइटी की कि कुल होता था। कुल में पिता की तरफ से भी जो लोग हैं वो पिता के जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आते थे, माता के जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आते थे, और उनको कलेक्टिवली कुल कहा जाता था। अभी लेटर वैदिक एज में आके कुल की धारणा में बदलाव आ गया। कुल की धारणा क्या हो गई? पिता की तरफ से जो वंशावली है उसी को कुल माना जाता था, माता की तरफ कुल नहीं माना गया। तो फैमिली के पैटर्न में ये बदलाव आया। दूसरी बात हम लोगों ने क्या करी थी? कंडीशन ऑफ वोमेन का क्या हुआ? तो हमने आपको बोला था कि ऑल्दो द प्री वैदिक एज सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल इन नेचर, बट द कंडीशन ऑफ वोमेन्स आर वेरी गुड, है ना, इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर एराज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे बेस्ट कंडीशन अगर स्त्रियों की कभी रही है भारतीय इतिहास में, आज से भी बेहतर स्थिति थी। वो शादी करने के लिए स्वतंत्र थी, इवन कि वो अपने हिसाब से चूज भी कर सकती थी कि किससे उनको विवाह करना है, किस एज में करना है कि नहीं करना है। राजा के चुनाव में, अभी जब आगे हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे प्री वैदिक एज का, तो आप देखेंगे राजा के चुनाव में भी वो भाग लेती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, तो वो सारे काम करती थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं रहा। अच्छा, प्री वैदिक एज का हमने पीछे जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि दुनिया में सभी प्रकार के रिलेशंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर क्या है? किसी के भी जैसे सोशल कंडीशन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो डिटरमाइन करती है? इकोनॉमिक कंडीशन। अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा कारक है चीज़ों को प्रभावित करने वाला। तुम्हारा सब बदलता है क्या बदलने पर? इकोनॉमी चेंज होने पर। अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाए तो आपके दोस्त बदल जाए, आपका घर रहन सहन बदल जाता है, आपके कपड़े बदल जाते हैं, आपका खाना पीना दोस्त बदल गया मतलब सोसाइटी चेंज हो गया, आपका खाने पीने के बिहेवियर आपके चेंज हो जाते हैं। ऐसे आप जो है
कुछ खा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि सुबह के नाश्ते में चना खा रहे हैं, आप बहुत अमीर आदमी हो, सुबह के नाश्ते में क्या खाइएगा? बादाम का हलवा खाइएगा ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ें खाइएगा। रात में आप जो है ऐसे सो जाते हैं, बहुत अमीर हो गए तो विदेश से कुछ आएगा, हाँ, आपका बेड जो है वो बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, दोस्त बदल, सारा कुछ बदलाव आ जाता है। सारे बदलावों के केंद्र में कौन है? इकोनॉमी है। इनकी इकोनॉमी कैसी थी? प्री वैदिक एज के लोगों की इकोनॉमी कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी। मतलब सेमी ना कहिए, आप ये कहिए कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्री वैदिक एज वाज पेस्टोरल या एनिमल हस्बेंड्री, बट दे वेर वेल नोन अबाउट द एग्रीकल्चर। करते नहीं थे, वो जानते थे सब कुछ, जरूरत भर का उगाते थे। और इन ऐसा मत सोचिएगा कि इनकी इकोनॉमी मजबूरी में ऐसी थी, इनकी विचारधारा में ऐसी थी, क्योंकि इन्होंने जब जब जीवन को डिफाइन किया, जैसे वैदिक धर्म में जीवन को जो परिभाषा दी गई है उसमें अर्थ को सबसे कम महत्व दिया गया है। अर्थ का उद्देश्य केवल सर्वाइवल है। तो इनकी पूरी इकोनॉमी कैसी रही? सर्वाइवल इकोनॉमी रही। जब इनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदला तो इनका धर्म भी बदल गया। जब 6th सेंचुरी बीसी में, जैसे अभी क्या है प्री वैदिक एज, प्री वैदिक एज बोले तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? 1500 से 1000 बीसी के बीच की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल इन दिस पीरियड, है ना, ये ना बात हम लोग कर रहे हैं। और पेस्टोरल इकोनॉमी में किस तरह का लाइफ स्टाइल सपोर्ट करेगा? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब कि एक जगह पे ना रहने वाला। तो अगर आप एक जगह पे नहीं रहने वाले आदमी हैं तो आप कौन सी इकोनॉमी को समर्थन करेंगे? जानवरों वाली इकोनॉमी लेके चले गए, फिर वहां खेत तो लेके नहीं जा पाओगे ना, कि गेहूं लगा हुआ है और गेहूं लगा लगा खेत लेके चले कहीं और रख लिए खेत ले जाके, ऐसा तो आप कर नहीं पाओगे। अगर आप गेहूं बोओगे तो उसके कटने तक आपको रुकना पड़ेगा और फसल तैयार होगी, फिर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, फिर आप अनाज को ढोना आपके लिए मुश्किल होगा। तो पेस्टोरल इकोनॉमी आर्यन इकोनॉमी के लिए बहुत उपयुक्त थी। जो प्री वैदिक एज के लोग थे उनके लिए बहुत उपयुक्त थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। 1000 से 600 बीसी के बीच के पीरियड को हम लेटर वैदिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पेस्टोरल इकोनॉमी मुख्य रूप से काम कर रही थी और अग्रेरियन इकोनॉमी सेकेंडरी थी। इस एज में क्या हुआ? उलट गया, अग्रेरियन इकोनॉमी मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया और पेस्टोरल भी चलता रहा। जब अग्रेरियन इकोनॉमी मेन इकोनॉमी हो गया तो लोगों की जो इकोनॉमी यहाँ पे सर्वाइवल स्टेज की थी, यहाँ पे क्या हो गई? सरप्लस स्टेज में आ गई। और इकोनॉमी जब सर्वाइवल से सरप्लस में आती है तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस ले आती है लाइफ में, क्योंकि सरप्लस आते साथ आपका सब व्यवहार बदलने लगता है। अगर आपको उतना ही सैलरी मिलेगा जिससे आप अपना सर्वाइव कर सकें तो आप पूरा जीवन सर्वाइवल में लगे रहेंगे। लेकिन आपके पास जैसे ही थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आएगा आप बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे, बड़े रिवोल्यूशनरी थॉट्स आ जाएंगे। और यही कारण रहा कि जो 6th सेंचुरी बीसी रहा वो बहुत रिवोल्यूशनरी रहा, बहुत सारे बदलाव देखे। और जब जब यहाँ पर इकोनॉमी में बदलाव आया, लोगों ने धर्म ही बदल दिया, ये वाला भगवान बुद्ध आ गए उस बात से। और 300-350 साल तक भारत का सबसे मेन स्ट्रीम रिलीजन कौन रहा? बुद्धिज्म रहा। कारण क्या था उसका? चेंज इन इकोनॉमी। चेंज इन इकोनॉमी। इकोनॉमी इनका इकोनॉमी के प्रति सोच क्या था कि हम पैसा कमाने के लिए जीवन नहीं है, जीवन का उद्देश्य अलग तय किया गया था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। और धर्म को बहुत महत्व दिया गया, अर्थ और काम को कम महत्व दिया गया, मोक्ष को बहुत महत्व दिया गया। जिसके कारण से जीवन को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया था जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता था। लेकिन बाद के लोगों ने क्या किया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस किया और जीवन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस करने के कारण पहले वाला धर्म अव्यवहारिक हो गया और धीरे धीरे करके लोगों ने उसको छोड़ना शुरू कर दिया। तो वैदिक आर्यों के का जो सोच था, धर्म जो सोच था इकोनॉमी के प्रति, वो वैसा ही था। तो कंडीशन ऑफ वुमेन में बदलाव आएगा। क्यों आएगा ये बदलाव? क्योंकि जब तक पेस्टोरल इकोनॉमी थी
तो पैस्टोरल इकोनॉमी में स्त्रियों की भूमिका बराबर की थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटी को क्या कहा जाता था? धोत्री कहा जाता था। धोत्री क्या क्या करती थी? दूध दूहने का काम करती थी। पैस्टोरल इकोनॉमी में मेल और फीमेल में कोई भी अंतर आप नहीं कर सकते, स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं कर सकते, क्योंकि जितना काम स्त्री कर सकती है पशुओं के संदर्भ में, या जितना काम पुरुष कर सकता है लगभग सारे काम स्त्रियां भी कर सकती हैं। अगर जानवर चराने का काम है तो क्या ये काम पुरुष ही कर सकता है? कोई भी कर सकता है। तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होगा। लेकिन लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो जाएगी, अग्रेरियन इकोनॉमी हो जाएगी। और अग्रेरियन इकोनॉमी का जो सेटअप है या उसका जो कार्य करने का तरीका है, कृषि अर्थव्यवस्था में जो काम है वो मेल के लिए ज़्यादा सुटेबिलिटी है और फीमेल के लिए उसकी सुटेबिलिटी कम है। खेत में काम करना है तो ये पॉसिबिलिटी मेल के पास ज़्यादा है कि वो कर पाएगा। फीमेल का बनावट ऐसा नहीं कि वो खेत में काम कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? मेल डोमिनेंसी होने शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ लेटर वैदिक में पीरियड में हमको नहीं मिलता है कि कोई फीमेल की कंडीशन बहुत ख़राब रही हो, लेकिन जैसे कुछ ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में एक संवाद हो रहा था, एक शास्त्रार्थ हो रहा था, डिबेट हो रहा था गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच। ऋषि याज्ञवल्क्य जो हैं वो लगभग हारने की कगार पे पहुंच गए, तो उन्होंने गार्गी को धमकी, तुम ज़्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे। आप लोग जब आपके पास जब तर्क समाप्त हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी से डिबेट कर रहे हैं, मान लीजिए हमसे कर रहे हैं, और आपके लॉजिक हो गए ख़त्म, तो आप झल्ला जाइएगा, खींच जाइएगा, मैं आपसे बड़ा हूँ, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके छोटे से आपका डिबेट हो रहा है और आपके लॉजिक ख़त्म हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? बल प्रयोग करके उसके चुप करवाएंगे, क्योंकि जहाँ तर्क काम नहीं करता है वहाँ पे हम बल का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप बल प्रयोग करके उसको चुप करवाएंगे। तो अगर याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ देंगे, तो इसका मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये फील है कि स्त्री जो है वो सेकेंडरी है, कुछ न कुछ उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो पुरुषों की तुलना में कमजोर है। या तो आप तर्क देके चुप करवाते, या फिर आप बल प्रयोग करके। तो बल प्रयोग की धमकी देना, हालांकि बाद में उसी डिबेट के बाद से गार्गी ने याज्ञवल्क्य से विवाह कर लिया क्योंकि वो भी बहुत विदुषी महिला थी और ये भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, याज्ञवल्क्य भी। लेकिन बात यह है कि ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत कर रहा है कि महिलाओं की स्थिति खराब है। मैत्राणी संहिता में कहा गया है कि स्त्री जो है वो जुआ और शराब जैसी है, मतलब कि 3 बुराइयां बताई गई। मैत्राणी संहिता में कहा गया कि व्यक्ति को खराब होने के लिए 3 बुराइयां हैं, 3 सोशल एविल हैं जिनसे व्यक्ति खराब हो जाता है। उसमें जुआ है, शराब है और स्त्री है। इसके अलावा और एक जगह पे ऐसा रेफरेंस आता है कि पुत्री सभी दुखों का मूल कारण है। तो ये सब बातें लेटर वैदिक एज के लेटर वैदिक स्क्रिप्चर्स में मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की समझ स्त्रियों के प्रति थोड़ा ठीक नहीं थी और उनकी सामाजिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई थी। क्या ये बात आपको समझ? तीसरी बात है जो हम लोगों ने बात करी वो था वर्ण सिस्टम। यहाँ पे वर्ण सिस्टम में क्या था कि अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ था। अगर हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण सिस्टम की जानकारी सबसे पहले 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में आती है, और हम ये भी जानते हैं कि 10वां मंडल ओरिजिनल ऋग्वेद का भाग नहीं है, वो बाद में अपेंडिक्स के रूप में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब कि ऋग्वैदिक एज के अंतिम स्टेज में आया होगा, मतलब बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम नहीं था, है ना। वर्ण सिस्टम बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड इस एज में नहीं था, इंट्रोड्यूस हुआ था
लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गया, वो डीप रूटेड हुआ और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ। सभी वर्णों के अलग अलग काम तय किए गए और ये कहा गया कि वर्ण शुद्धता को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि एक वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह ना करे, अंतर्वर्णीय विवाह, इंटरवर्ण मैरिजेस नहीं किए जाते, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो वर्ण है, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो सोशल मोबिलिटी के लिए बनाई गई थी। जैसे बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत समझते हैं और मानते हैं कि समाज में इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई ऊंचा और कोई नीचा बन जाए। ऐसा कतई नहीं था, सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि सोशल मोबिलिटी को और बढ़ाया जा सके, तो सोसाइटी को जेनिस पे ले जाया जा सके। कोई कोई व्यक्ति है या कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो केवल नॉलेज पर रिसर्च करता है, कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो केवल वॉरफेयर पे रिसर्च करता है, स्ट्रेटजीज पे रिसर्च करता है, कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए काम करता है, कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो केवल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए सोचता है। तो ऐसे सोसाइटी में सर्विसेज का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट, डिफेंस का डेवलपमेंट और नॉलेज का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर शुरुआत में अंतर्वर्णीय विवाहों को मान्यता दे दी गई होती और ब्राह्मण का विवाह मान लीजिए कि किसी दूसरी जाति में हो, किसी दूसरे वर्ण में होता, तो जो संतान उत्पन्न होती वो संकरता का शिकार होती और उसमें ये इस बात की संभावना नहीं थी कि वो वर्ण व्यवस्था, उसमें इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो नॉलेज को आगे ही बढ़ाएगा। हो सकता है कि वो माता की तरफ से आए हुए प्रोफेशन में चला जाए, मान लीजिए कि माँ उसकी क्षत्रिय थी तो युद्धत्व आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, लेकिन जितनी संभावना इस बात की है कि दोनों एक ही वर्ण के होंगे तो अगली संतान जो होगी वो पिछले वाली जनरेशन से ज़्यादा काबिल होगी और ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। भले ही अगली पीढ़ी में ना दिखाई दे, लेकिन 2-4 पीढ़ियों में वो स्पष्टता दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने अंतर्वर्णीय विवाहों को रोक दिया कि आप नहीं कर सकते अंतर्वर्णीय विवाह, और वो व्यवस्था आके यहाँ पर समाप्त हुई, यहाँ पर रोक लगाई गई। दूसरा, इस एरा में वर्ण सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम डेवलप किया गया जिसे हम लोग आश्रम व्यवस्था कहते हैं। चाबालोपनिषद में सबसे पहले हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इस पीरियड में आश्रम व्यवस्था नहीं आई थी, इस पीरियड में आश्रम व्यवस्था भी आ गई। तो वर्ण भी हो गए, आश्रम व्यवस्था भी हो गई। आश्रम व्यवस्था को भी हमने समझाया था आपको कि आश्रम क्या है, आश्रम है मतलब कि आपके जीवन में श्रम का क्या महत्व है और उसको कैसे नियोजित किया जाए ताकि आपके पूरे जीवन को अच्छा बनाया जा सके, उसको हमने आश्रम व्यवस्था कहा। तो आश्रम व्यवस्था भी इसमें लागू हो गई, वर्ण के साथ आश्रम व्यवस्था जुट गई, इसमें आश्रम व्यवस्था नहीं थी। साथ ही साथ एक और चीज इस समय डेवलप हुआ, वो था मैरिजेस का कॉन्सेप्ट। इसको भी थोड़ा समझना होगा। एक सिस्टम आया जिसे हम लोग गोत्र सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि गोत्र क्या है? आप सभी को अपना अपना गोत्र मालूम है? शायद है। नहीं, सांडिल्य शायद नहीं होता, सांडिल्य केवल होता है। सांडिल्य ही होगा। क्या टाइटल लगाती हो? क्या? तो सांडिल्य नहीं, गर्ग हो। तो वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि गौतम गोत्र होगा। हाँ, क्योंकि जानते हैं सांडिल्य गोत्र तिवारियों का है ना। तो जैसे शुक्लाओं का गोत्र जनरली आपको गर्ग मिलेगा और मिश्राओं का गोत्र इन जनरल आपको गौतम मिलेगा, में भी कोई भी हो। ये गोत्र कहाँ से आ गया? आप सबका भी गोत्र होगा, आप जानते नहीं होंगे बस, सब में होता है। हाँ, ये आप, ये आपका भी हो सकता है। हाँ, आप बताओ अपना गोत्र, मालूम नहीं है? कश्यप। कश्यप। एक ही गोत्र के कैसे इतने लोग एक साथ आ गए? मतलब है तो सभी का गोत्र होता है, तुम्हारा भी होगा अपने पूर्वज। एक ही गोत्र के 3 लोग इकट्ठा हो गए।
हाँ, और यहाँ कहा गया कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, गोत्र विवाह नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, गोत्र कहाँ से आया पहले तो वो बताओ हमको। हाँ जैसे हुआ क्या, हाँ हुआ ये ना कि हमको रेगुलराइज करना था मैरिज रिलेशनशिप, विवाहों को रेगुलराइज करना था। और जो कम्युनिकेबल डिजीज थी, एक एक गोत्र से या एक एक वंश से दूसरे वंश में जाने वाली बीमारियां थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारियां थी, इनको कम करना था। तो उसके लिए हमने विवाहों को ऐसा बनाया जिसमें एक परिवार, जैसे एक गोत्र के लोग भाई बहन माने जाते हैं, है ना। और ये कब तक चलेगा, हाँ 7 पीढ़ी तक तो कम से कम मानना ही होगा, 7 पीढ़ी तक तो कम से कम मानना ही होगा, फादर की तरफ से भी मदर की तरफ से भी। इस उन सात सात पीढ़ियों में कोई उस गोत्र का ना रहा हो। सपिंडा वही है। हाँ ठीक है, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग चलता है। ब्राह्मणों में 7 वो देखते हैं, 7 करोड़ों में 7 वंश में ना हो कोई है, वो थोड़ा ज़्यादा नाटक रहता है। गोत्र कहाँ से आया, ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र के 50 पुत्र, और उन 50 पुत्रों ने अनार्य जातियों से विवाह किया, जिसके कारण से विश्वामित्र ने क्रोधित होकर उनको अपने घर से निष्कासित कर दिया। और उन्हीं के कारण से 50 गोत्रों का, उन्हीं के परिवार को 50 गोत्र कहा गया। एक तो स्टोरी ये है, लेकिन इसका जो सबसे ऑथेंटिक स्टोरी है वो ये है कि एक कबीले के लोग जहां अपनी गाय बांधते थे या गाय को रखते थे, उसको कोष्ठ कहा जाता था, ये गोष्ठ है। यहाँ पर एक कबीले के सभी लोगों की गायें रहती थी। अब होता ये था कि जो कबीला होता था उसमें सेक्सुअल रिलेशंस पर कोई रोक नहीं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि एक कबीले के लोग जहां अपनी गाय बांध रहे हैं वो गोष्ठ है, मतलब कि वो कबीला भी गोष्ठ कह सकते हैं, उस कबीले को भी गोष्ठ कह सकते हैं, एक गोष्ठ कह सकते हैं उस कबीले को। और उस कबीले के लोगों के आपस में कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता था, और सेक्सुअल रिलेशंस पर कोई रेगुलेशन काम नहीं करता था, कोई ऐसा रेगुलेशन इनफैक्ट था ही नहीं। तो इसमें हमेशा ये नहीं पता चल सकता था कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी है। संभावना इस बात की भी रहती थी कि भाई और बहन में से विवाह हो जाए, और भाई और बहन का विवाह बहुत इजीली हो जाता था। जो प्री वैदिक सोसाइटी थी उसमें भाई और बहन का विवाह होता था, ये खराब नहीं माना जाता था किसी भी तरह से। लेकिन अगर भाई और बहन का विवाह हुआ तो समस्या एक आएगी, वो समस्या ये है कि पिता और माता में जो बीमारियां हैं वो उस पीढ़ी में फिर से ट्रांसमिट हो जाएंगी, होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी होती। उस जीन को अगर कमजोर करना है तो क्या करना होगा, आपको माता पिता बदलने होंगे। और एक गोत्र में कौन किसका पिता है ये तो पता चल नहीं पाता था उस गोत्र में, इसलिए इन लोगों ने क्या कहा कि गोत्र ही बदल दो, एक गोत्र में करो ही मत, क्योंकि ये तो कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा, कभी पता ही नहीं चल पाएगा कौन किस वंशावली से आगे बढ़ा हुआ है। तो क्या करना है, जो इस तरह की डिजीज है उनको उनको कमजोर करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, गोत्र ही बदल दिया जाए। इसीलिए क्या कहा गया, सगोत्र विवाह, सेम गोत्र में विवाह करना बंद किया जाए, और बंद कर दिया लेटर वैदिक एज में सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। समझ, तो क्या क्या बदलाव आए वर्ना सिस्टम में, एक तो वर्ना सिस्टम में ज़्यादा डीप रूटेड हुआ। सेम गोत्र में कर देता है, करता है, कौन खोजता है। नहीं नहीं, सेम गोत्र में नहीं होता है, कास्ट एक है तो क्या हुआ, गोत्र अलग अलग होगा। आपको जानकारी नहीं है इस बात की कि हम, हाँ तो अलग अलग बदल लेंगे ना। जैसे जैसे अगर वो उसका गोत्र मान लो गर्ग है या गौतम है या सांडिल्य है, तो इसका विवाह सांडिल्य गोत्र नहीं हो सकता।
है कितना भी, इसके पिता इसका विवाह या तो गर्ग में ढूंढेंगे, या तो गौतम में ढूंढेंगे, या किसी और गोत्र में ढूंढेंगे। जो इसका अपना गोत्र है उसमें विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैदिक मान्यता के अनुसार एक गोत्र के स्त्री और पुरुष कभी ना कभी भाई बहन हैं, मतलब किसी न किसी स्टेज में जाके वो भाई बहन हैं। ये बात गड़बड़ कर, नहीं, जैसे नियम बात, जो सच बात ये है, गोत्र केवल ब्राह्मणों के होते, ब्राह्मणों ने ही अपने गोत्र किसको दिए? हाँ, तो जैसे अगर मैं सांडिल्य गोत्र का हूँ और मैं किसी, कोई हमारा वो है जिसके यहाँ मैं पूजा करवाने जाता हूँ, तो जिनके यहाँ मैं पूजा करवाने जाता हूँ या जो भी जिनके भी मैं, जो भी हमारे यजमान हैं, उनका गोत्र क्या हो जाएगा? सांडिल्य हो जाएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणों के बाहर गोत्र व्यवस्था गई। इसीलिए जो गोत्र ब्राह्मणों में मिलेंगे वही गोत्र आपको दूसरी जातियों में भी मिल जाते हैं। कश्यप गोत्र ब्राह्मणों को मिलेगा, कश्यप राजपूतों का भी मिलेगा, भारद्वाज ब्राह्मणों का मिलेगा, भारद्वाज राजपूतों का भी मिलेगा। तो रीजन क्या है? क्योंकि गोत्र व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई थी और बाद में ब्राह्मणों ने ही अपने यजमानों को अपना गोत्र दे दिया कि आप भी इस गोत्र को अपना अपना गोत्र इस तरह से बता सकते हैं। 50 ही तो गोत्र हैं। हाँ, 50 कुल गोत्र हैं, जिनमें से ज्यादातर वो 17 गोत्र सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, 14 और 3 सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। 3 में वो गर्ग गौतम सांडिल्य आते हैं और बाकी 13 और आते हैं। 16 गोत्र ज्यादा चल। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? तो ये चेंज आया, बाकी कोई बदलाव नहीं आया सोसाइटी में। उनकी जैसी फूडिंग हैबिट रही, उनकी जैसी बेयरिंग हैबिट रही, वो कंटिन्यू रही, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ती चली गई। तो अब हेडिंग लिखेंगे, वर्ण सिस्टम बिकेम मोर डीप रूटेड एंड कॉम्प्लेक्स। अर्ली वैदिक एज में इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वर्ण सिस्टम वॉज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। वो तो पीछे लिख लिया ना आपने, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या कहा गया, लेटर में जाकर रिजिड हो गया, वही तो समझा। अर्ली में इट वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड बस, और लेटर वैदिक एज में बिकेम मोर डीप रूटेड। ठीक, चलो तो हेडिंग लिखेंगे, जैसे लेटर, जैसे आपने प्री वैदिक एज की सोसाइटी लिखा है, ऐसे लिखिए लेटर वैदिक एज सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक एज।